हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक के लिए फिजिक्स के अंतर्गत लगातार क्लासेस लेकर के आ रहा हूं और फिजिक्स के जो है हमने 4 टॉपिक अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा टॉपिक चल रहा था प्रकाशिकी, जिसके अंदर हम सूक्ष्मदर्शी के बारे में कंप्लीट बातें कर चुके हैं। आज हमारा दूरदर्शी भी इसके अंदर जो है कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि हमने दूरदर्शी के बारे में तीनों टाइप के दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी, स्थलीय दूरदर्शी और आज हम बात करने वाले हैं गैलीलियन दूरदर्शी। इसके बाद में आपके दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी दोनों के दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। इन सभी के आवर्धन क्षमता, इनकी लंबाई, इनके अंदर जो है किस प्रकार से आंख रहित, जो तनाव रहित अगर आपकी आंखें हैं तो इनकी लंबाई क्या होगी, तनाव सहित क्या होगी, ये सब चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, चलिए तो आज का हमारा तीसरा टाइप है किसका, दूरदर्शी का। और वो तीसरा टाइप आप लिखेंगे गैलीलियन टेलीस्कोप। ठीक है, गैलीलियन टेलीस्कोप यानी कि गैलीलियो दूरदर्शी। अब ये जो गैलीलियो दूरदर्शी था इसके अंदर क्या था सर, तो गैलीलियो दूरदर्शी के अंदर जो है आप लोग क्या करेंगे कि दो अलग अलग लेंस यूज करेंगे। क्या करेंगे, दो अलग अलग लेंस यूज करेंगे। ठीक है, एक लेंगे हम कॉनकेव लेंस और एक लेंगे हम कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, चलिए तो आप लिखेंगे, तो आप लिखिए दोस्तों कि इसके अंदर क्या होगा। इसके अंदर आप एक तो यूज करेंगे उत्तल लेंस, ठीक है, और एक आप यूज करेंगे आपका क्या, अरे अवतल लेंस। ठीक, जिन्हें एक को कहा जाता है कॉन्वेक्स लेंस, एक होता है कॉनकेव लेंस। ठीक, समझ में आ गई बात। चलिए अब हम इसका जो है डायग्राम बना लेते हैं ताकि हमें इसके डायग्राम के माध्यम से सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो आप इसका डायग्राम बनाएंगे ये बड़ा सा एकदम, क्योंकि डायग्राम से भी कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो हमारा वो जो डायग्राम से अगर क्वेश्चन आ रहा हो तो वो सही हो जाए। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप बनाएंगे क्या, अच्छा ये तो सर्कल आ रहा है, एक मिनट, यहाँ हम ले लेते हैं ये, चलिए मैं पेन से ही बना देता हूँ। ये हमने एक लेंस बना दिया और एक लेंस मैं इधर बनाऊंगा। ठीक, ये लो, ये लो, क्लियर है। अब यहाँ सपोज करिए आपने कोई ऑब्जेक्ट जो है रखा है। ठीक, ये है P, ये है Q। यहाँ से जैसे ही रेज आ रही है तो सपोज करिए कि ये रेज, देखिए ये रेज यहाँ से जैसे ही आ रही है, ये रेज कहाँ तक जाएगी, तो ये मान लो ये ऐसे एग्जैक्ट जाती रहती है और यहाँ तक आ रही है। ऐसे ही अगर एक लेंस यहाँ से निकली और वो लेंस जो है इसको कट करते हुए ये ऐसे निकलते हुए क्या हो जाएगी, अरे यहाँ पहुँच जाएगी। ठीक है, ये पहुँच गई, यहाँ मिला दो। फिर हमारे पास अब जो डायग्राम बना है इसके अंदर अगर हम देखें तो ये आ गया हमारा क्या, अरे ये क्या आ गया, एल्फा डैश एंगल। ठीक है, इसका हम नामकरण करते चले, ये हो गया O, ये है हमारा एक लेंस और ये जो वस्तु है ये हो गई QP। फिर अब यहाँ जो ये एक इमेज बन रही है, इस इमेज का अब नामकरण करेंगे, एक मिनट, हाँ, अब इस वस्तु का हम क्या, ये जो इमेज बन रही है, प्रतिबिंब जो बन गया, इसका नामकरण करा हमने P डैश Q डैश। क्लियर है। अब यहाँ से जब ये वस्तु बनी, अब इस वस्तु का जो पूरा का पूरा प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बन जाएगा, तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो सपोज करिए दोस्तों यहाँ बनता है। ठीक, ये लो, एक मिनट,
यहाँ बन जाता है। ये लो, ये बन गया। ठीक है, अब इसको हमें मिलाना है, तो हम मिलाने के लिए क्या करेंगे? अरे हम क्या करेंगे मिलाने के लिए? यहाँ से एक लाइन लेकर के आ जाएंगे और यहाँ ये ऐसे मिला देंगे। ये मिला दी। क्लियर है? तो अब जो यहाँ एंगल बन रहा है, ये एंगल कौन सा होगा? बी डैश। और जो यहाँ एंगल बना ये हो गया बीटा। ठीक है, अब ये बाद में इसका यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, तो हम इसका नाम देंगे क्यू डबल डैश और इसका नाम देंगे पी डबल डैश। ठीक है, क्लियर है आप लोगों के लिए? एल्फा डैश हो गया, ये जो इधर एंगल बनेगा ये हो जाएगा एल्फा, तो एल्फा हो गया, इधर वाला एल्फा डैश हो गया, ये एल नाम दिया इसका हमने, और ये हमने लगा दिया यहाँ, इसका सेंटर मान लो ई है, ये प्रतिबिंब बना। और अब जो है मान लो कि इसको हम देख कहाँ से रहे हैं भाई? यहाँ से कहीं ना कहीं हमारी आंखें भी होगी इधर, तो इधर से हम देख रहे थे। ठीक है, मान लो कहाँ से देख रहे थे हम? इधर से हम देख रहे थे। ये लो, क्लियर है? ये हमारी आँख हो गई। ये इसके ऊपर लो भाई, आईब्रो वगैरह लगा दो। ये क्या हो गई? हमारी आई हो गई, यानी कि आँख हो गई। समझ में आ गई बात? तो गैलीलियन टेलीस्कोप के अंदर हम एक तो उत्तल लेंस यूज में लेंगे, एक अवतल लेंस यूज में लेंगे। ये दो लेंस हमने लगा दिए। अब मुझे ये बताइए कि आप कौन सा तो उत्तल लेंस है और कौन सा अवतल लेंस है? दोस्तों कौन सा है? अरे भाई जब से हम इसको उपयोग कर रहे हैं, उत्तल कह रहे हैं, तो ये है हमारा उत्तल लेंस। ठीक, और ये कौन सा है? ये है हमारा अवतल लेंस। क्लियर है? अरे ये तो समझ में आ गया। तो गैलीलियन टेलीस्कोप के अंदर दो लेंस यूज में आते हैं, दोनों अलग अलग, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये है उत्तल लेंस, ये है अवतल लेंस, और इनको दोनों को रखने के बाद जो प्रतिबिंब बनता है, देखो वस्तु ऐसे थी क्यूपी, यहाँ प्रतिबिंब फाइनल जो बन रहा है वो भी क्यूपी, यानी पहले जो इमेज उल्टा बन रहा था वो अब सीधा तो बन ही रहा है, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। समझ में आ गई बात? बस यही चीज़ हमारे काम की थी। अब दोस्तों हम जो है क्या करेंगे? अरे हम क्या करेंगे? अब जो है इसकी मैग्नीफाइंग पावर और इसकी जो लेंथ वगैरह है वो हम निकालना सीख लेंगे। चलिए, तो अब आप इसकी लिखेंगे मैग्निफिकेशन पावर या आवर्धन क्षमता। तो आप लिखिए आवर्धन क्षमता। अब आवर्धन क्षमता यानी मैग्निफिकेशन पावर के बारे में बात करते हैं। तो इसकी मैग्निफिकेशन पावर जो है दोस्तों दो होगी अलग अलग, वो मैंने आपको पहले भी बता रखा है। कब? जब आपका एफ आई यानी कि फाइनल इमेज, अंतिम प्रतिबिंब इनफाइनाइट पर, यानी कि जो हमारे पीछे ये क्यू डबल डैश पी डबल डैश था, ये इनफाइनाइट के ऊपर बन रहा हो, तब हम मैग्निफिकेशन पावर क्या कहते हैं? तब हम कहते हैं माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। सर इसमें एफ ओ कौन सा है, एफ ई कौन सा है? ऑब्वियस सी बात है, ये होगा हमारा एफ ई और ये वाला लेंस होगा एफ ओ। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आईपीस लेंस है, तो इसकी फोकस दूरी और इसकी फोकस दूरी। ठीक है, तो जब आपका प्रतिबिंब इनफाइनाइट बन रहा है, इनफाइनाइट पर बन रहा है, तो आप मैग्निफिकेशन पावर क्या कहेंगे? माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। दूसरा केस कि एफ आई यानी फाइनल इमेज, अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा हो? अरे भाई मिनिमम, निम्नतम दूरी पर, कम से कम दूरी पर। ठीक है, यानी कि एट डी, और डी कहाँ होता है? 25 सेंटीमीटर पर। तब आपका मैग्निफिकेशन पावर हो जाएगी क्या दोस्तों? तो माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई गुणा 1 प्लस
एफ ई अपॉन में डी। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप लोगों के लिए? तो मैग्नीफिकेशन पावर दोनों बार याद रखेंगे। कब कब? जब आपका पहली मैग्नीफिकेशन पावर तो कौन सी होती है? जब आपका इमेज फाइनल वाला कहाँ बन रहा हो? इनफाइनाइट पर बन रहा हो, तब हम उसे क्या कहते हैं? तब तो हमारी मैग्नीफिकेशन पावर हो जाती है माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। और जब निम्नतम दूरी पर यानी कि मिनिमम डिस्टिंक्ट विजन जो है डी पर वहीं बन जाए अगर हमारा इमेज, तो हमारी मैग्नीफिकेशन पावर क्या हो जाएगी? माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई गुणा 1 प्लस एफ ई अपॉन में डी। अब हम बात करेंगे लेंथ ऑफ टेलीस्कोप के बारे में। तो भाई जो गैलीलियो होगा, गैलीलियन टेलीस्कोप होगा, उसकी लेंथ कितनी होगी? तो आप लिखेंगे लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। जो टेलीस्कोप है दूरदर्शी है, गैलीलियो टेलीस्कोप है, उसकी लंबाई कितनी होगी? तो इसकी लंबाई जो है दोस्तों वो कितनी हो जाएगी? तो इसकी लंबाई भी 2 होगी। कब? एक तो हमारा जब फाइनल इमेज इनफाइनाइट पर है, ठीक, और जब फाइनल इमेज तीनों के तीनों केस में इनफाइनाइट पर बन रहा हो, तो आप इस स्थिति को इंग्लिश के अंदर नॉर्मल एडजस्टमेंट भी कह सकते हो। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है? नॉर्मल एडजस्टमेंट। और जब नॉर्मल एडजस्टमेंट है तो हमारे लंबाई क्या होती है? तब लंबाई होती है एफ ओ, यानी फोकस दूरी ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस प्लस आई पीस की फोकस दूरी। समझ में आ गई बात? ये होगा। और अगर आपके क्या हो जाए दोस्तों? अरे क्या हो जाए? जब आपका इमेज डी पर हो, फाइनल इमेज एफ आई डी पर, तब आप लंबाई क्या लिखेंगे? तो तब आपकी लंबाई हो जाएगी एफ ओ माइनस मॉड ऑफ एफ ई गुणा डी अपॉन में डी माइनस मॉड ऑफ एफ ई, ठीक है? और यहाँ भी आपका एफ ओ प्लस एफ ई करेंगे, लेकिन ये अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है, ठीक है? क्योंकि ये माइनस आएगा तो इसलिए अल्टीमेटली आपको तो माइनस करना ही पड़ेगा। तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप जो है वो भी चेंज होती है, ठीक? समझ में आ गई बात? तो अब आप एक बार गैलीलियन टेलीस्कोप को वापस से रिवाइज करेंगे कि गैलीलियन टेलीस्कोप जो है ये एक सिंपल मॉडल है गैलीलियन टेलीस्कोप का। और जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ऐसा हमें जो है टेलीस्कोप दिखाई देता है। इसके अंदर एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस, ठीक? जो हमारा आप लोगों को ये भी पता होगा कि उत्तल लेंस होता है वो होता है कन्वर्जेंट, और जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है या उत्तल लेंस है वो तो होता है कन्वर्जेंट, और जो आपका अवतल लेंस है या जो आपका आईपीस लेंस होता है वो होता है डाइवर्जेंट लेंस, ठीक है? समझ में आ गई बात? इसके अंदर क्या होगा कि पहले जो उत्तल लेंस इमेज बनाएगा, उत्तल लेंस के द्वारा बनाया हुआ इमेज कौन सा होगा? पी डैश क्यू डैश, जो कि उल्टा बनता है और आपके कैसा बनता है दोस्तों? अरे भाई कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा लेकिन उल्टा बनता है, ठीक? लेकिन फिर जब इसका इमेज, इसका प्रतिबिंब इस अवतल लेंस के सापेक्ष बनता है तो ये बन जाता है वापस इसका उल्टा लेकिन वस्तु का सीधा। तो ये फाइनल इमेज बन जाता है। अब इस फाइनल इमेज की स्थिति के आधार पर ही इसकी आवर्धन क्षमता चेंज होती है। अगर आपके पर फाइनल अंतिम प्रतिबिंब जो है वो इनफाइनाइट पर बन रहा हो तो आप इसकी आवर्धन क्षमता कहेंगे माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई, यानी कि आपके फोकस दूरी किसकी? ऑब्जेक्टिव लेंस की अपॉन में आई पीस की फोकस दूरी। और अगर फाइनल इमेज अंतिम प्रतिबिंब डी बिंदु पर ही बन रहा है यानी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा हो तो हमारे आवर्धन क्षमता हो जाती है माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई गुणा 1 प्लस एफ ई अपॉन में डी। ऐसे ही दूरी यानी लंबाई जो है टेलीस्कोप की वो भी चेंज होती है। अगर आपसे पूछा जा रहा है लेंथ ऑफ टेलीस्कोप निकालिए तो 2 केस होंगे, एक तो फाइनल इमेज इनफाइनाइट पर और एक फाइनल इमेज डी पर। अगर फाइनल इमेज इनफाइनाइट पर है तो एफ ओ माइनस एफ ई, और अगर फाइनल इमेज डी बिंदु यानी मिनिमम डिस्टिंक्ट विजन पर है तो आपके एफ ओ माइनस एफ ई गुणा डी अपॉन डी
माइनस एफ ई। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये हो गया हमारे गैलीलियो और टेरेस्ट्रियल और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में कंप्लीट बातें। अब हमारे टेलीस्कोप कंप्लीट हो चुका है। अब हमें केवल और केवल ऑप्टिक्स में 3 टॉपिक पढ़ने हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और आपका लास्ट पोलरीमीटर और जो पोलराइजेशन है उसके बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब हम पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन के बारे में। तो दोस्तों अब हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, डिफ्रैक्शन यानी कि विवर्तन। तो आप टॉपिक डालेंगे विवर्तन। ठीक है, विवर्तन का मतलब है डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन। ठीक, अब ये डिफ्रैक्शन होता क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। डिफ्रैक्शन यानी विवर्तन, और विवर्तन का मतलब होता है दोस्तों जब आपका प्रकाश सीधा सीधा जा रहा हो। ठीक है, ये ऐसे अगर आपका प्रकाश बेचारा चलता हुआ जा रहा है, अब लेकिन अगर हमने क्या कर दिया कि इसके बीच में ऐसा एक विरोध पैदा कर दिया, और इस विरोध के अंदर हमने क्या करा कि पूरा ऐसा विरोध है, ये देखो ऐसे एकदम इसको रोकने वाला। ठीक, मैं थोड़ा और बड़ा करके इसको जल्दी भर देता हूँ। ये मान लीजिए ऐसे जो है हमने एक इसके अंदर क्या कर दिया, अरे भाई एक विरोध पैदा कर दिया। अब ये विरोध ने इसको क्या करा, रोक देगा ऐसे। भाई रोकेगा कि नहीं रोकेगा, बिल्कुल रोकेगा। ये देखो रोक लिया। अब ये करंट जो आ रहा था, सॉरी करंट नहीं, प्रकाश जो आ रहा है उसको रोका गया है। ये यहाँ टकराएगा और यहाँ रुकेगा। अब जब आपके प्रकाश या तरंग, ठीक है, वेव या फिर जो प्रकाश, यानी प्रकाश का आपको पता होगा ड्यूअल नेचर होता है, एक होता है पार्टिकल नेचर, एक होता है वेव नेचर। तो जो विवर्तन है, इंटरफेरेंस है और पोलराइजेशन है, ये सब चीज़ें हमारी जो बात की जाती है वो प्रकाश यानी लाइट के वेव वाला जो फॉर्मेशन है, वेव नेचर है, जो तरंग प्रकृति होती है, उसके आधार पर बात करते हैं। तो जो डिफ्रैक्शन है, विवर्तन है, उसके अंदर हम प्रकाश को तरंग के रूप में रहते हैं। ये सबसे पहले तो पता हो कि इसके अंदर प्रकाश तरंग रूप में, ठीक, ये भी क्वेश्चन बन सकता है तरंग रूप में। अब जब ये प्रकाश की तरंग आ रही होती है और किसी अवरोध, ये क्या है, कोई एक अवरोध है, ठीक, ये क्या है, अवरोध है, और मान लो कि ये क्या है दोस्तों, तो ये है हमारे तरंगे। ठीक, क्लियर है। ये तरंगे आ रही थी और इस अवरोध से या इस द्वारक से टकराने के कारण फिर ये अपने सिरे से मुड़ जाती है, और या तो ये इधर होके जाएगी या ये इधर होके जाएगी, या ये वापस मुड़ जाएगी या ये इधर चली जाएगी। तो थोड़ी बहुत अपनी किसी भी अवरोध की उपस्थिति के कारण यह अपने सिरों से मुड़ जाती है और इसकी गति की जो दिशा थी वो बदल जाती है। अब इसके गति की दिशा का जो परिवर्तन हुआ, जो बदलना हुआ, उस गति की दिशा का बदलने को ही हम कह रहे हैं विवर्तन। तो अब आप डेफिनेशन लिखेंगे कि विवर्तन की घटना में, थोड़ा सा पेन पतला कर देता हूं, विवर्तन की घटना में तरंग किसी अवरोध या द्वारक के सिरों पर मुड़कर अपनी गति की दिशा बदल लेती है।
ठीक है। तो विवर्तन जो है वो कैसी घटना है, इसके अंदर क्या होता है कि तरंग अपने आ रही थी, आते ही किसी अवरोध या किसी द्वारक से टकराई, टकराने के कारण उसके सिरों से मुड़ करके अपनी दिशा में जो है, अपनी गति की दिशा में परिवर्तन कर देती है या बदल देती है। इस प्रोसेस को ही हम विवर्तन कह रहे हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप लोगों के लिए? चलिए अब दोस्तों ये जो है अवरोध होगा, उस अवरोध का आप लिख सकते हैं कि ये कोई छोटा मोटा अवरोध नहीं होना चाहिए, यह अवरोध भी बहुत हैवी होना चाहिए। तो अवरोध को या द्वारकों का आमाप, यानी उनका जो माप होगा, आमाप प्रकाश की यानी लाइट की तरंगदैर्ध्य वेव लेंथ से, तरंगदैर्ध्य में बहुत बड़ा है। समझ में आ गई बात? तो जो द्वारक या जो अवरोधक लगा रखा है वो जो है दोस्तों आपके जो प्रकाश आ रहा है, जो वेव आ रही है, उस वेव की वेव लेंथ से बहुत बड़ा होना चाहिए। समझ में आ गई बात? ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक, चलिए अब आगे बात करते हैं। तो विवर्तन के प्रकार, अब क्या टॉपिक आ जाएगा? टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन, यानी कि विवर्तन के प्रकार। अब विवर्तन के प्रकारों की अगर बात की जाए तो विवर्तन के दो प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं। पहला कौन सा आ जाता है? तो पहला विवर्तन का जो प्रकार है वो आ जाता है फ्रेनेल। कौन सा? फ्रेनेल विवर्तन। ठीक, और दूसरा जो आपके विवर्तन आता है वो आता है फ्रॉनहाफर। ठीक, तो ये दोनों जो है हमारे क्या हो जाएंगे? अरे ये दोनों विवर्तन के प्रकार हैं और कुछ भी नहीं है। अब हम जो है इनके दोनों के दोनों जो विवर्तन हैं और इनके बाद की आगे की जो बातें हैं उन सभी के बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब मैं जो अगर है आपको लगातार पढ़ाता गया तो मुझे लगता है कि आप 30 मिनट से ज़्यादा की वीडियोस या 20-25 मिनट से ऊपर नहीं देख पाते हैं। तो अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो फ्रेनेल विवर्तन के बारे में और आपके फ्रॉनहाफर विवर्तन के बारे में अगली वीडियो के अंदर बात करेंगे, और फिर जो है हम विवर्तन टॉपिक को भी कंप्लीट कर देंगे, जिस प्रकार से हमने माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप यानी दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी को किया है। और मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों के लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रह रही होगी, और अगर क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, आपको सहायता मिल रही है, तो प्लीज़ अच्छे से कमेंट करा करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक ज़रूर करें, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आप लोगों के लिए इसी प्रकार से लगातार क्लासेस लेकर के आते रहें। लव यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।